कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रॉयल इंटरप्राइजेस, वेलवेट्स मैट्रेस एक्सपर्ट, कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, आकृति एजुकेशन हब, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ, बैकुंठा देवी शिवशंकर प्रसाद फाउंडेशन। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार रोजाना खबर स्कूल फ्रैटर्निटी की बात, पेरेंट्स की बात आप तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर हम उस फसल को ही बर्बाद कर देंगे जिससे हम और हमारे बच्चे पलते हैं, तो फिर उसे क्या कहा जाए। उन स्कूलों में जहां पे देश की 70% आबादी, मतलब उस तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो बड़े स्कूलों के बाद जिन स्कूलों का नंबर आता है, जहां पे जो पेरेंट्स सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, उनके लिए वो स्कूल वरदान है, यानी कि मीडियोकर स्कूल। लेकिन इस लॉकडाउन में जिस तरीके से फीस का मुद्दा या स्कूल बंद हैं, और ख़ासकर उन स्कूलों पे एक तलवार लटकी हुई है जो किराए की बिल्डिंग में हैं, जो 20,000 से लेके और 60-70 हज़ार तक किराए के महीने के स्कूल में बिल्डिंग में है, किराए के बिल्डिंग में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 महीने से स्कूल प्रबंधकों को 1 रुपया इनकम नहीं हुआ, या यूँ कहें 10-5% फीस अगर किसी ने जमा कर दिया होगा तो गनीमत है। तो हमारे साथ आज शिक्षाविद और द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सरदार कवलजीत सिंह जी हैं। ये एक एसोसिएशन, ऑल इंडिया लेवल पर एक स्कूलों का एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि उस एसोसिएशन की क्या गतिविधियां हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार रोजाना खबर में। नमस्कार। इससे पहले जो इंटरव्यू आपके फीस के मुद्दे को लेके या स्कूलों के पक्ष आपने बहुत मजबूती से रखा था, काफ़ी बड़े पैमाने पर उसको लोगों ने देखा है, सराहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि आप एक नेशनल स्कूल फ्रैटर्निटी को बिलोंग करते हैं, वो एसोसिएशन का नाम बताएं और आप बस चंद शब्दों में बताएं कि आप कितने स्टेट में फैले हैं और उस स्कूल एसोसिएशन का नाम क्या है। विभूति जी, मैं ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी फ़िलहाल एसोसिएशन हमारी बढ़नी शुरू हुई है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन अभी 4 स्टेट्स के हमारे स्कूल ऑनर्स और प्रिंसिपल्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। ये जो एसोसिएशन है, ये टारगेट करके बनाई गई है केवल उन स्कूलों के लिए जिन्हें हम आम भाषा में बजट स्कूल्स कह देते हैं। बजट स्कूल्स ऐसे स्कूल्स जिनके बारे में सब जानते हैं। भारतवर्ष में अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करी जाए तो लगभग 95% स्कूल बजट स्कूल की कैटेगरी में आते हैं। ये बात मैं जोर देके कहना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स कुछ गलतफहमी के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल मतलब पैसे की मलाई काटते हैं। तो 95%, 95% ऑफ द स्कूल्स आर बजट स्कूल्स, जो जैसे तैसे करके अपनी सैलरीज और खर्चे निपटाने के बाद बामुश्किल 10%, 15% शायद बचा लेते हों, जो कि उनके आगे फ्यूचर प्लानिंग में काम आता है। तो ये एसोसिएशन उन स्कूल्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, क्योंकि ऐसे एसोसिएशन अब तक ऐसे स्कूल्स की आवाज़ के लिए भी बहुत रेयर हमारे बीच में लीडर्स रहे हैं। पेरेंट्स की शिकायत जो होती है कि स्कूल्स मलाई खा रहे हैं और जिनके पास करोड़ों का बैकअप है, मैं ऐसे अभिभावकों को बताना चाहूँगा, फिंगर्स पे होते हैं, वो 5% भी बामुश्किल हैं। ओके। तो जी, मेरा पहला सवाल यह है कि जैसा एक सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि मेरठ में करीब 1,000 स्कूल हैं, जिसमें करीब 400 के करीब किराए के बिल्डिंग में हैं। बिल्कुल सही तो कहा आपने। इस तरीके लॉकडाउन में वो एक बहुत अलग इशू है जिस पर बहस चल रही कि फीस दे या ना दे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार से आपकी क्या आर्थिक पैकेज की मांग, आप सरकार से क्या करना चाहते हैं, आपके पास रोड मैप क्या है। अपने एसोसिएशन के बिहाफ पर
और संपूर्ण स्कूल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पर, मैं सिर्फ कुछ स्कूल्स को टारगेट नहीं करूंगा, संपूर्ण स्कूल्स फ्रेटर्निटी के बिहाफ पर मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार में, ये हमारा स्कूल उत्तर प्रदेश में है, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार से, और अगर अन्य सरकारें भी अगर इसे सुन रही हैं तो उनसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगा। सभी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहूँगा, भारत की लगभग 60 से 70% जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। भारत का अगर एक आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के करीब टीचर्स इन प्राइवेट स्कूलों से संबंध रखते हैं। लगभग 50-60 लाख दूसरे एम्प्लॉयज़ जो स्कूल से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग जो इनडायरेक्टली स्कूल्स के बेसिस पर जिनके रोजगार चलते हैं। ये एक विकट समय है जहां पर उन स्कूलों में से ज़्यादातर स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स में से लगभग 90% स्कूल्स के लिए यहाँ पर सर्वाइवल ही मुश्किल हुआ पड़ा है। मैं प्राइवेट स्कूल्स को आप अलग कर दीजिए, मैं कहता हूँ शायद किसी को भी परवाह नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल रहें या ना रहें, लेकिन अब मैं कुछ और तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। लगभग जो 1.5 करोड़ लोगों की जो डायरेक्ट जो रोजगार है उसके बारे में क्या अभी भी वो लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि स्कूल्स के पास फीस नहीं आ रही हैं। और मैं फिर याद कराना चाहूँगा, ये वो स्कूल हैं जिनके पास करोड़ों का बैकअप नहीं है, मतलब मीडियोकर स्कूल है जी, बजट स्कूल्स हम उन्हें कहते हैं। तो ज़्यादातर स्कूल्स के पास जब फीस आ ही नहीं रही है तो करोड़ों लोगों के रोजगार के ऊपर एक बहुत ही गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जहां पर सरकार हर वर्ग को ध्यान में रख रही है। मैं सरकार से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भी ध्यान करे, जहां इंडस्ट्री की तरफ आप ध्यान करते हैं, उन्हें आपने पैकेज दिया है। मेरा ये निवेदन है सरकारों से कि वे प्राइवेट स्कूल की तरफ भी क्या डिमांड क्या आपकी? सरकार से अनुरोध है कि जितने भी जो ऐसे खर्चे हैं जो लगभग सभी विद्यालयों के होते हैं और जो डायरेक्ट सरकार के हाथ में हैं, उनको लेके मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा। मैं डिमांड वर्ड यूज़ नहीं करता, डिमांड एक बहुत नेगेटिव मेरे सेंस में वर्ड आता है, और हम अपने पिता से भी अनुरोध ही करते हैं। तो सरकार जिसे राज्य का पिता की उपाधि दी जाती है, तो मेरे सरकार रूपी पिता से ये सभी विद्यालयों की तरफ से ये अनुरोध है, न केवल सभी विद्यालयों की तरफ से बल्कि उसमें काम करने वाले करोड़ों अध्यापकों की तरफ से, उनके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, चाहे वो हमारे स्वीपर्स हैं, चाहे वो हमारे पीएम्स हैं, डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए लाखों करोड़ों उन स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, इनडायरेक्टली स्कूल्स फ्रेटर्निटी से रोजगार पाने वाले लाखों करोड़ों उन मेंबर्स के रोजगार के लिए भी मैं करबद्ध निवेदन अपना सरकार से कर रहा हूं कि और कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दे दीजिए जो सरकार के हाथ में है। सरकार से अनुरोध कि स्कूल्स का 3 महीने का बिजली का बिल, 3 महीने के लिए जो मिनिमम जो चार्ज होगी, जी, जो मिनिमम फिक्स चार्ज, मैं तो उसके लिए भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप सारा ही वेव ऑफ करें। 3 महीने की जो हमारी इंश्योरेंस की किस्तें जाती हैं उनके लिए वो 3 महीने का पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए। 3 महीने के लिए जो बैंक की EMIs जाती हैं उन EMIs को बिना ब्याज के आगे बढ़ा दिया जाए। कम से कम, मैं उन्हें माफ़ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूं सरकार के ऊपर और भी बहुत सारे बर्डन्स हैं, तो कम से कम इतना सरकार ज़रूर कर दे कि 3 महीने की जो EMIs हैं उन्हें उन 3 महीनों को बिना ब्याज के आगे बढ़ा दिया जाए। और इस तरह के और जो वाहिनी शुल्क हैं और अनेकों ऐसे शुल्क हैं जो सरकार अगर अपनी कृपा दृष्टि अपने परिवार के इस बच्चे पर भी करे जिन्हें हम प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, तो उनसे जुड़े लाखों करोड़ों लोग कुछ हद तक अपने
वजूद को बचा पाने अच्छा में कंवल सक्षम हो जी, पाएंगे। आपसे बात हो रही थी जो सरकारी जो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल मेरठ में भी करीब बहुत सारे सरकारी प्राइवेट स्कूल किराए की बिल्डिंग में है, तो किराया उनको देना 20 से 70 हजार तक के स्कूल मेरठ में है। सर 20 से लाख रुपए तक का 20 भी से किराया है। 20 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये से लेकर लाख रुपए महीने तक की बिल्डिंग में मेरठ में प्राइवेट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, प्ले स्कूल 5th तक 8th तक। बड़ा सवाल क्या है कि आपकी फ्रेटर्निटी, आप स्कूल के लीडर होने के नाते आपकी सरकार से इस मुद्दे पर क्या मांग है? मैं फिर मांग नहीं, मैं निवेदन, मैं अनुरोध मैं सरकार से करना चाहता हूँ। जहाँ सरकार सभी ज़रूरतमंदों का ध्यान रख रही है, मैं यहाँ पर शब्द ज़रूरतमंद प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में जब सरकार स्कूलों से भी उम्मीद करती है और सरकार ने जो भी आदेश करे हैं, सरकार ने उन्हें आग्रह या उसको गाइडलाइंस कहा, लेकिन हम आदेश के तौर पर हमने उसको लिया और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए जो भी हमारे पास फीस के लिए जो भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए उनका अक्षरक्ष हम लोगों ने पालन करा है। लेकिन बड़ा ही एक क्रूर मजाक सा कुछ लोगों के कारण हम लोगों के साथ हुआ है, जिसके कारण किसी भी स्कूल के पास कोई फीस ही नहीं आ रही है। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 99% स्कूल्स के पास शायद 2 या 3% की 4% की फीस आ रही होगी और खर्चे सारे बराबर हैं। किस तरह से होगा? इतने सारे स्कूल्स जो बिल्डिंग चल रही हैं, किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, मेरा निवेदन है सरकार से, आप आधा उनका किराया कृपा करके आप वहन कर दें। जो भी आपका उसका जांच का तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकें कि किस स्कूल का कितना किराया है, उनका किराया नामा आप अपने पास ला सकते हैं, या जो भी आपका प्रोसेस होता है। प्ले स्कूल्स हैं, आप यकीन माने, मैं नंबर्स तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर, 1000 में से मैं प्रतिशत में अगर जाऊँगा तो लगभग 5% के करीब स्कूल अब तक दम तोड़ चुके हैं और उनमें से 95% प्ले स्कूल्स हैं जो प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 4 ही क्लास उनके पास होती हैं। 30, 40, 50 बच्चे होते हैं और ज़्यादातर उनमें से स्कूल अगर और 2 महीने अगर यही रहा तो ज़्यादातर स्कूल उनमें से दम तोड़ जाएंगे। मैं फिर सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि एक आपको पक्ष ये समझना पड़ेगा कि आज भी लगभग 60 से 65% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो गए तो 2 परिस्थितियों का सामना हम किस तरह करेंगे? मैं अब सरकार की तरफ से होके मैं ये अगर अपने आप से अगर प्रश्न पूछूं तो कि जो बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ते थे उन बच्चों का एडमिशन कहाँ पर होगा जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं? और दूसरी चीज, क्या सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि अगर इतने बड़े स्तर पर अगर स्कूल बंद होते हैं तो क्या सरकारी स्कूल में इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जिनमें इतने सारे बच्चों को इकट्ठा संभाला जा सके? बिल्कुल, जिस तरीके से कंवलजीत जी ने योगी सरकार से, उन्होंने मांग शब्द इस्तेमाल नहीं किया, डिमांड शब्द इस्तेमाल किया, अनुरोध शब्द इस्तेमाल किया है कि स्कूल फ्रेटर्निटी के लिए एक स्कूल एसोसिएशन के एक मुखिया होने के नाते, एक इधर के अभिभावक होने के नाते, क्योंकि एक जब प्रेसिडेंट एक अभिभावक की भूमिका में होता है, जैसे सरकार एक राज्य की अभिभावक होती है, उस तरह ये भी किसी स्कूल फ्रेटर्निटी के एसोसिएशन के एक अभिभावक हैं, लिहाजा इनको उनका दर्द बड़ी शिद्दत से पता है। तो ऐसे में वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा पाते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो बड़े स्कूलों के बजाय बहुत ही छोटे नॉमिनल फीस होता है, वहाँ पे 400 से लेके 1000-1200 तक की फीस में वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऐसे स्कूलों को जिंदा रखना हमारी, आपकी और सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, इतने मैन पावर की वो उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है ताकि उन बच्चों को वहाँ पे एडजस्ट किया जा सके। मैं एक और चीज़ विभूति जी मेरे सुनने में आई थी कि कुछ अभिभावक गण भी और कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी,
वो सत्र को शून्य करने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल आपसे अभी मैं करूंगा। जी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि योगी सरकार जिस प्रकार से तमाम सेक्टर में आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है, ऐसे में एक बड़ा सवाल और एक शिद्दत के साथ एक बात यहाँ ये भी है कि तमाम मेरठ में या उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी जगह में बेहतर व्यवस्था के साथ उन बच्चों के शिक्षा का भार वहन कर रहे हैं जो किसी कारण से सरकारी स्कूल में नहीं जाते और पब्लिक के बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते। इसलिए हमें उन्हें जिंदा रखना है ताकि समाज के मुख्य धारा में उन बच्चों को शामिल किया जाए। पर आखिरी सवाल मैं कंवलजीत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्कूल के जो मालिक हैं मेरठ में और तमाम जगहों पे, और कुछ पेरेंट्स जो अभिभावक संघ बना हुआ है, नो स्कूल नो फीस, तमाम जो संगठन बने हुए हैं, उनके लोगों का कहना है कि इस सत्र को ही शून्य सत्र कर दिया जाए। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा और बहुत जल्दी जवाब चाहूंगा कि शून्य सत्र क्या है और इसके करने से क्या दुष्परिणाम हैं। विभूति जी, शून्य सत्र का अर्थ है कि ये साल नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इस साल की गिनती ही नहीं होगी। तो बच्चे अगले में प्रमोट नहीं होंगे? नहीं, प्रमोट नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली जरूरत है। जब एग्जाम नहीं है तो प्रमोशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, आपने जैसे जिक्र किया, मैं किसी के नाम में नहीं जाऊंगा कि किस विद्यालय के किस प्रमुख ने ये बात करी है या किस अभिभावक संगठन के किस प्रमुख ने ये बात करी है या किस व्यक्ति ने जिसने भी ये बात करी है। मैं चीज बताना चाहूंगा, पहले तो आप ये समझिए ये जनसाधारण की आवाज नहीं है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ही कम लोग, वो उनका उसके अंदर क्या स्वार्थ निहित है मैं नहीं जानता, ना मैं उस चीज के बारे में जानना चाहता हूं। किन कारणों से वो ये कह रहे हैं मैं ये भी नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आज भी 90% दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं, 90% से ज्यादा अभिभावक, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, 90% से ज्यादा अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों का साल खराब ना हो। अगर सत्र शून्य घोषित होता है उन कुछ महानुभावों के मांग की वजह से, तो कितनी बड़ी संख्या में अभिभावक परेशान होंगे। उन बच्चों का क्या होगा जिनकी ये पूरा साल उन्होंने कुछ खास टारगेट करे हुए हैं, स्पेशली जो बच्चे 12th में आए हैं। मैं बताता हूं, जैसे कुछ बच्चे 12th में आए हैं, उनकी आप बहुत सारे बच्चे बहुत ही बड़े स्तर पर 12th के बाद की तैयारी कर रहे होते हैं। 11 12 4 क्लासेस को इससे बाहर रखने की बात चल रही है। अगर ये भी अगर आप सोचते हैं तो क्योंकि वो बोर्ड के बच्चे हैं और उनका बोर्ड साल बर्बाद ना हो, तो आप ये मान के चले अगले साल 9th में कोई भी नहीं होगा। आप इस बात को समझ के चलें, अगर 17 शून्य घोषित हो जाता है तो अगले साल 9th क्लास ही नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता नो डिटेंशन पॉलिसी में कि कभी कभी बिना पास किए बच्चों को भी जब हम अगली क्लास में, सरकार की पॉलिसी है सर मानता हूं मैं तो क्या उनको प्रमोट कर दिया जाए अगले क्लास में? सर बहुत ही विशेष कारणों से ऐसा होता है, प्रभु की कृपा से अभी ऐसे कारण नहीं है, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, पहले ही हम लोग इस बात से परेशान हैं कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों के पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं दिखाने के लिए, उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर हम 8th क्लास का बच्चा 9th में प्रमोट कर देते हैं, 9th का बच्चा 10th में प्रमोट करते हैं, उसे 9th के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो 10th का बोर्ड कैसे फेस करेगा? 11th का बच्चा 12th में आएगा, वो 12th का बोर्ड फेस कैसे करेगा? वो 1 साल के अंदर 2 साल की नॉलेज गेन कैसे करेगा? और अगर हम प्रमोट करते हैं, हम नीचे की क्लासेस की बात करते हैं, जिस बच्चे को नर्सरी में पेंसिल पकड़नी नहीं आती है उसे हम एलकेजी में प्रमोट कर देंगे। एलकेजी में जब हमारे वर्ड्स फ्रेम होने शुरू हो जाते हैं, स्पेलिंग्स आ जाती हैं, जिस बच्चे को ए लिखना नहीं आता तो वो सीएटी कैट कैसे लिखेगा? कुल मिला के इसके गलत परिणाम सामने आएंगे, इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर नहीं। जिस तरीके से कई मुद्दे पे स्कूल के आर्थिक पैकेज की मांग, अनुरोध योगी सरकार से इन्होंने की है और इन्होंने शून्य सत्र को एक गैर वाजिब मांग करार दिया है, चाहे वो स्कूल फैटर्निटी की तरफ से हो, चाहे अभिभावक संघ की तरफ से हो, तमाम जो संगठन अभिभावकों के बने हुए हैं नो फीस के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कोरोना जिस तरीके से एक वैश्विक महामारी है और 9th 10th 11th 12th के बोर्ड मार्च में होने वाले हैं, 3 महीने से स्कूल बंद है
और पढ़ाई उनकी भी नहीं हो रही है। मैं इसका जी, जी। आपको थोड़ा सा जवाब देना जी, जी। चाहूंगा। विद्यालयों के लिए 200 दिन एक सत्र में पूरे करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है। प्रभु की कृपा से आगे सब कुछ अच्छा हो। दवाइयों की घोषणा होनी शुरू हो गई है, पता चला है वैक्सीन की भी अनाउंसमेंट हो गई है, इंग्लैंड ने वैक्सीन बना दी है। फाइनल स्टेज में होने के बावजूद वो उसका मास प्रोडक्शन का ऑर्डर भी दे चुके हैं। उम्मीद जैसा कि करी जा रही है कि बहुत ही जल्दी, अगर वैक्सीन नहीं तो कम से कम दवाई, एक प्रभावी ऑथेंटिक मेडिकेशन हम लोगों के सामने होगा। जैसे बुखार की दवाई हमारे पास होती है तो हमें बुखार की फिक्र नहीं होती है, ऐसे कोरोना की अगर हमारे पास एक ऑथेंटिक अगर मेडिकेशन होता है तो हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, अगर ये 2 महीने, ये 2.5 महीने और भी निकल गए, कोरोना को हम कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास 7 महीने होते हैं, लगभग 210 दिन। एक्स्ट्रा हम सारी छुट्टियों को खत्म कर सकते हैं। हम 200 दिन अगर नहीं, अभी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि हम बच्चे शांत बैठे ट्रैक पे हैं, हैं, बच्चे ट्रैक पर हैं। और उसके बाद भी अगर सितंबर से भी अगर हमें स्कूल मिल जाते हैं, जो कि हमें पहले मिलने की संभावना है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उससे कहीं पहले 15 अगस्त के आसपास से सभी स्कूल अपने रो में होंगे, हमें बहुत आराम से कोर्स पूरा करने का समय मिलेगा। तो ये सत्र शून्य करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो रोजाना खबर में एक जानकारी और दे दूं कि भारत सरकार ने, एचआरडी मिनिस्टर ने साफ ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक स्कूलें बंद हैं, और योगी सरकार का ऐलान है कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूल, सभी स्कूल खुलेंगे, लेकिन सिर्फ टीचर जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। जिस तरीके से सर ने कहा कि वैक्सीन, दवाई, तमाम चीज़ों पर रिसर्च चल रही है, फाइनल मोड में है, अगर ये संभव है तो बहुत तेज़ी के साथ भारत सरकार भी कोशिश करेगी, बहुत तेज़ी के साथ आपको और हमको दवाई पिला के उसको दुरुस्त कर दिया जाए। ऐसे में 15 अगस्त के बाद भी अगर स्कूल खुल जाए तो आपका बच्चा, मेरा बच्चा, सभी का बच्चा ट्रैक पे आ जाएगा। धैर्य रखिए, कोरोना से अलर्ट रहिए, क्योंकि इसमें डर से ज़्यादा सावधानी पर ध्यान दीजिए। मेरठ में 92 ईयर्स 92 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना को मात दिया है। तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रिकॉशन बरतिए, सावधानी बरतिए, बच्चों की पढ़ाई करवाइए, लगातार उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, ताकि स्कूल खुलने के बाद आपका बच्चा और बच्चों से पीछे न रह जाए। ये इंटरव्यू, ये जानकारी, ये आर्थिक पैकेज वाली बात स्कूलों के फ्रेटर्निटी द्वारा आपको कैसी लगी? आप किन मुद्दों पे और इंटरव्यू देखना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नवीनतम खबरों से आप रूबरू हो सकें, और हमें बताइए कि आप किन किन विषयों पे और चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।